नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के इतिहास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजपूताना में मराठाओं का जो प्रवेश हुआ उसके कारण और परिणाम क्या थे। यानी जो मराठा हस्तक्षेप हुआ, चाहे वो आक्रमण के रूप में हुआ या बातचीत के माध्यम से हुआ, उसके क्या कारण थे और फिर उसके क्या परिणाम निकले। तो राजस्थान की हिस्ट्री जो कि बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि क्या कारण रहे कि मराठा के अंदर मराठों का राजपूताना में प्रवेश हुआ और उसके क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कारणों के, यानी राजपूताना में मराठा आक्रमण के कारण क्या थे। तो कारणों पर चर्चा करें तो सबसे पहले जो कारण उभर कर हमारे सामने आता है वो है मुगलों की केंद्रीय सत्ता का प्रभाव। यानी इस समय तक मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता है या उनका जो प्रभाव है वो कम हो गया था। अकबर से लेकर औरंगजेब तक तो मुगल सेनानायक है, उन्होंने शानदार सफलताएं अर्जित की थी, बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण व अनुशासन रखा था। इसी कारण उनकी विस्तारवादी नीति है वो सफल भी रही और राजपूत जो राज्य है वो उनके आक्रमण के शिकार भी हुए। परंतु अब क्या है, मुगलों की केंद्रीय सत्ता है, उसका राजपूतों पर नियंत्रण है वो एक तरह से बहुत ही कमज़ोर हो गया और इसके कारण जो राजपूत राज्य है उनके बीच में भी अब जो पारस्परिक झगड़े हैं वो बढ़ने लगे। अब तक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और रियासतों की खूनी प्रतिस्पर्धाएं रुकी हुई थी मुगलों की केंद्रीय सत्ता के प्रभाव से, अब वो निर्बाध रूप से फूट पड़ी। मुगल मनसबदारों के रूप में मिलने वाली आर्थिक आय जब बंद हो गई तो अब राजपूत राजाओं ने भूमि की भूख है वो बढ़ने लगी और इससे उनके बीच में आपसी कलह का बीज बो दिया। आपसी संघर्ष में अब अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मराठों के सैनिक सहयोग को खरीदना शुरू कर दिया और इस तरह से मराठों का जो हस्तक्षेप है वो राजपूताने पर बढ़ने लगा। दूसरा जो कारण देखते हैं वो है मराठों की विस्तारवादी नीति। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जैसे जहांगीर शाह शासक बने या फर्रुख सिंह को शासनच्युत कर दिया गया, तो इसमें जो मुगल सत्ता है वो कमज़ोर पड़ जाती है और मराठों का प्रभाव वो दिनों दिन हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। फरवरी 1719 में सैयद हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि कर ली और मराठों की सहायता से फर्रुख सिंह को शासन से हटाकर दूसरे शहजादे को शासन पर बिठा दिया। यानी अब मराठे हैं वो मुगल बादशाहों को बनाने और उतारने वाले हो गए। शहीदों की सहायता से पेशवा बालाजी विश्वनाथ सेना सहित स्वयं दिल्ली आ गया। मराठों की दिल्ली यात्रा ने मराठों की जो विस्तारवादी नीति है उसको बड़ा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने मुगल दरबार की जो स्वार्थ लिप्सा है, दलबंदी है, षड्यंत्र है, उनको नज़दीक से देखा और वो समझ गए कि अब जो मुगल साम्राज्य है वो मर्दप्राय हो गया है। तो अपनी इसी विस्तारवादी नीति का हिस्सा उन्होंने उत्तर के अंदर राजपूताना राज्य को भी बनाने का निश्चय किया और इसी कारण है वो मराठों का इंटरफेयर है वो राजपूताना के अंदर हमें देखने को मिलता है। तीसरा हम देखते हैं बाजीराव की उत्तर की ओर प्रसार की नीति। जो मराठा पेशवा थे बाजीराव, जो बालाजी विश्वनाथ के बाद मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा के पद पर बैठे थे, वो एक साम्राज्यवादी रणकुशल सेनानायक, साहसी सैनिक और कूटनीति में दक्ष राजनीतिज्ञ थे। वो समझ गए थे कि मुगलों के इस प्रभाव का फ़ायदा उठाया जाए और मराठों का जो वर्चस्व है उत्तरी भारत तक फैलाया जाए। बाजीराव की उत्तर की ओर मराठा प्रसार नीति ने राजपूतों और मराठों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजपूतों की चिंता के दो कारण थे। मुगल साम्राज्य की पतोन्मुख स्थिति का लाभ उठाकर राजपूत राज्य अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करने की आकांक्षा रखते थे। बाजीराव की प्रसार नीति के फलस्वरूप उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता था। और दूसरा कारण था वो ये था कि यह स्वाभाविक ही था कि गुजरात एवं मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने तथा दिल्ली तक जाने की इच्छा रखने वाले मराठे मार्ग में पड़ने वाले राजस्थान के भाग को भी अपने प्रभाव में लाना चाहेंगे। सवाई जय सिंह और अभय सिंह जैसे शासकों ने भी मुगलों के सहयोग से, कभी आपसी सहयोग से और कभी व्यक्तिगत ढंग से मराठों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो उनकी
बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में विशेष सफल नहीं हो पाए। अब नंबर 4 है मराठों की बढ़ती हुई जो धन लोलुपता है, वो भी एक कारण था राजपूताना में मराठा आक्रमण के। राजपूताना में मराठा आक्रमणों का कारण उनकी धन लोलुपता तो था ही। 1707 में जब साहू मराठों का छत्रपति बना था, आर्थिक दृष्टि से उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ है और उसके बाद में जो बाजीराव है वो पेशवा बने, तो उन्होंने गुजरात व मालवा से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करके धीरे धीरे मराठों या मराठे पेशवा है वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे और आर्थिक रूप से भी मजबूत होने लगे। बाजीराव के सैनिक अभियानों से पेशवा का खजाना है वो खाली हो गया था। समय बाजीराव लगभग 14 लाख रुपए का कर्ज छोड़ गया था। पेशवा बालाजी बाजीराव को जहाँ से भी धन प्राप्ति की आशा दिखाई दी, उसने उसी तरफ सैनिक अभियान बेचने शुरू कर दिए। पेशवा के जो सरदार जैसे होलकर, सिंधिया, भोंसले, पंवार, गायकवाड़, ये सभी अपने अपने लिए धन एकत्रित करने में पीछे नहीं थे। तो इस तरह से राजपूताना से धन प्राप्त करना चाहते थे, तो उनकी ये धन लोलुपता है वो भी इनके आक्रमण का कारण बने। अब 5वां हम देखते हैं राजपूत राज्यों की जो सैनिक निर्बलता है, क्योंकि सैनिक निर्बलता तो मुगलों के टाइम से धीरे धीरे इनमें कम होने लग गई थी। जब से इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो सेना के लिए न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिए जा रहे थे, न ही इनके पास सुदृढ़ तोपखाना था, न ही अच्छी बंदूकों की व्यवस्था या गुप्तचर व्यवस्था की इनके द्वारा व्यवस्था की गई। तो परिणाम ये रहा कि राजपूत राज्य है वो अश्वारोही सेना पर ही ज़्यादातर टिके रहे, जिसका मुकाबला ये मराठों से नहीं कर सके और उसी का फ़ायदा मराठों ने उठाया और राजपूताना के अंदर वो प्रवेश कर गए। अगला कारण हम देखते हैं राजपूत राज्यों के बीच आपसी संघर्ष भी था। राजस्थान में एक के बाद एक करके आपसी संघर्ष के 3 बड़े केंद्र थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर, जहां पर मराठों ने कई बार हस्तक्षेप किया, जहां वो सिंहासन को प्राप्त करने के लिए आपस के अंदर लड़ाई झगड़े कर रहे थे। बूंदी की से पहले हमने बात कर ही ली है, जयपुर की भी इसके अंदर जो हस्तक्षेप था उसकी बात भी हमने देखी है। इसी तरह से जोधपुर राज्य के संबंध में भी जयपुर और जोधपुर के बीच में कई बार सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष रहा, जिसमें जोधपुर ने मराठों के साथ संबंध स्थापित करने की भी कोशिश की। तो इस तरह से जो राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष है, इन संघर्षों ने भी मराठों को इनवाइट किया कि वो राजस्थान में आए और इसमें हस्तक्षेप करें। तो इस तरह से इन्होंने बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में, उसके बाद में जब सवाई जय सिंह मर गया तो उसकी मृत्यु के बाद जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में भी हस्तक्षेप किया। जोधपुर के मामलों में भी मराठों ने बड़े स्तर पर हस्तक्षेप किया। मेवाड़ के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि मराठों का हस्तक्षेप हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े राज्य थे उस समय राजस्थान के, उनके मामले में इन्होंने हस्तक्षेप किया या अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। अब हम देख लेते हैं कि इस मराठा आक्रमणों के परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहले हम देखें तो राजपूत राज्यों पर मराठा प्रभुत्व की स्थापना होती है। यानी जो राजपूत राज्य हैं जो पहले मुगलों के एक तरह से अधीन थे या मुगलों का प्रभाव था, अब जैसे जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में इन्होंने किसी न किसी पक्ष का साथ लिया, अपने पक्ष को विजयी बनाया, तो स्वाभाविक है कि मराठों का जो प्रभाव है वो राजपूताना पर बढ़ गया। इसके बाद वे राजपूत राज्यों से नियमित रूप से चौथ अथवा खिराज के रूप में भी धन वसूल करने का प्रयास करने लगे। यहाँ पर अपने अधिकारी भी नियुक्त करने लगे और इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मराठों का राजनीतिक वर्चस्व है वो राजपूताने पर स्थापित हो गया था। अब दूसरा हम देखते हैं राजपूत राज्यों की जो आर्थिक दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि राजपूतों की भूमि तो पहले ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी और इन मामलों में व्यापार भी नगण्य हो गया। मराठों की लूटमार और राजाओं के और सामंतों के आपसी झगड़े, इन सब ने क्या किया, राज्यों की आर्थिक स्थिति है वो बिगाड़ दी और मराठों की जो धन लोलुपता है या धन की जो चाह है उसके कारण भी इनकी आर्थिक स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो गई। अगला कारण हम देखते हैं सैनिक शक्ति का प्रभाव हमें राजपूताने में देखने को मिलता है। राजपूत राज्यों में जो आपसी संघर्षों तथा एक के बाद एक उत्पन्न उत्तराधिकारी संघर्षों ने राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति को निर्बल बना दिया। इन संघर्षों में चूंकि हजारों राजपूत सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा,
दिन प्रतिदिन बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण भी अपनी सेना को पुनर्संगठित करने या आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करने या उत्तम कोटि के घोड़ों को खरीदने की स्थिति में नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी सैनिक शक्ति है वो कमज़ोर हो गई। अगला कारण हम देखते हैं, शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े भी बढ़ गए। मुगल संरक्षण में राजपूत राजाओं ने अपने सामंतों को दबाए रखा था और मुगल बादशाहों के भय से सामंत भी आज्ञाकारी बने हुए थे। लेकिन जब मुगल सत्ता अपने पतनोन्मुख पर आ गई तो सामंतों को भी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। परिणाम स्वरूप राजाओं और सामंतों में तनाव बढ़ने लगे और कभी कभी लूट मार और खूनी संघर्ष में भी ये तनाव बदल जाते थे। ऐसे अवसरों पर राजा और सामंत दोनों ही मराठों का सैनिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करते थे, जिससे मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला। अगला कारण हम देखते हैं, मराठों का राजपूतों के सहयोग से वंचित होना। मराठे अपनी सैनिक शक्ति के बल पर राजपूत राज्यों पर एक पक्षीय ढंग से जो खिराज, नजराना, चौथ, जुर्माना आदि की रकमें थोपते थे और समय समय पर धावे मारकर धन वसूली करते थे। उसके कारण राजपूतों और मराठों के बीच में स्थिति गंभीर बन गई थी, यानी समझौते या की स्थिति नहीं रही या संबंध खराब हो गए थे। राजपूताना की आम जनता भी उनको गनीम और लुटेरे जैसे घृणित शब्दों से संबोधित करती थी। अतः जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, उस अवसर पर किसी भी राजपूत शासक ने उनका साथ नहीं दिया। जब उन्हें मराठों के पराजय का समाचार मिला तो लगभग सभी राज्यों में हर्ष का माहौल बन गया। तो इस तरह से मराठों और राजपूतों का ये जो संबंध था, ये दोनों के लिए घातक सिद्ध हुआ। मराठे भी अंततः पानीपत के तृतीय युद्ध में हार गए। अगला कारण हम देखते हैं, इससे राजपूतों को अंग्रेजी संरक्षण में धकेल दिया। पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए, परंतु कुछ ही वर्षों बाद जब होलकर और सिंधिया ने राजपूत राज्यों पर चढ़ाइयाँ कर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए लूट खसोट शुरू कर दी, तो इसके परिणाम स्वरूप राजपूत राजाओं को अत्यधिक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने नवोदित ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता व संरक्षण मांगना शुरू कर दिया और अंततः वो अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। तो इस तरह से ये जो हमने मराठा आक्रमणों के परिणाम इस वीडियो में देखे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।